जय हिंद बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी प्रादर्श प्रश्न पत्र का हल भाग 5। आज हम बात करेंगे 4 अंक वाले प्रश्नोत्तर की, जिससे कि आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएं। चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा का सूत्र एवं उनके दो उपयोग लिखना है। तो विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का और धावन सोडा अर्थात कपड़ा धोने का सोडा, इनका सूत्र लिखना है, साथ ही साथ दो उपयोग लिखना है। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका नाम है और सूत्र CaOCl2। उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती तथा लिनन की विरंजन के लिए है और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके 2 उपयोग हो गए विरंजक चूर्ण के। धावन सोडा, कपड़ा धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र है Na2CO3 10H2O। ध्यान रखेंगे 10H2O जरूर लिखेंगे, सिर्फ Na2CO3 लिखने से आपका फॉर्मूला सही नहीं होगा। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। और दूसरा उपयोग हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं, घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ा धोने का सोडा है ये। अगला प्रश्न, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे? समीकरण सहित समझाइए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। तो यदि आपने इस समीकरण को अच्छे से समझ लिया तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आप उसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे, लिख पाएंगे। सिर्फ आपको अच्छे से समझना है और बहुत सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूला में क्या अंतर है। तो अंतर सिर्फ H2O का है। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। मतलब सिर्फ H2O का अंतर है। जिप्सम में 2H2O होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O होता है। तो आप जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बना सकते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप जिप्सम भी देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया यदि H2O से होती है तो जिप्सम का निर्माण किस तरीके से होता है। तो दोनों चीजें इसी से होंगी। चलिए देखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करते हैं। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अर्थात जिप्सम 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं को निकाल देता है, त्याग कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। समीकरण देखें, CaSO4 2H2O ये जिप्सम हुआ। यहाँ पर आप एरो तीर का निशान लगाएंगे समीकरण लिखते समय जैसा करते हैं। 373 केल्विन लिखेंगे अर्थात ये गर्म किया गया है। यहाँ गर्म करने पर क्या करेगा, ये हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ रहेगा। और देखिए टोटल 2 हैं तो 2 में से आधा इसके पास रहेगा और आधे के बाद कितना बचा, 1.5, 1.5। तो 1.5 अर्थात ये 3/2, ये 1.5 है, 3/2 H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका समीकरण हो गया CaSO4 2H2O gives CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। 3/2 मीन्स 1.5 H2O। तो इस तरीके से जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और जब आपसे एक क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, तो उसका कारण यह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करके जिप्सम बना देता है। अर्थात जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हुआ और यहां H2O निकल गया। उसी तरीके से दूसरा इसमें क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ क्रिया करेगा। मतलब जो आपने इधर लिखा है ये अब आप इधर आ जाएगा, आगे देखेंगे इसको हम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, जिप्सम बना देता है, जो कि कठोर होता है, इसलिए इसको एयर टाइट बर्तन में, पात्र में रखा जाता है। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि यदि किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसको डॉक्टर्स प्लास्टर चढ़ाते हैं उसके ऊपर। तो वो जो प्लास्टर होता है वो किस चीज का होता है, ये यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP भी कहते हैं। POP शब्द से आप लोग परिचित होंगे,
घरों की साज सज्जा में भी इसका उपयोग होता है। पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, दीवारों को चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जो सफेद कलर का दिखता है आपको प्लास्टर किया हुआ, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने से यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ बनाता है। देखिए, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, जल का अणु निकल गया था, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिलाया जाता है, यही जो फॉर्मूला उधर बताया था वही है ये। CSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। 1.5 H2O इसमें मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, CSO4 2H2O बन जाएगा, जो कि जिप्सम कहलाता है। यह कठोर होता है, इसीलिए इसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। यदि आर्द्ररोधी वाला प्रश्न आता है आपके पास तो आप ये वाला समीकरण लिखेंगे। वजह क्या है, इसलिए क्योंकि यह जल के साथ क्रिया करके, नमी के साथ, आर्द्रता के साथ क्रिया करके कठोर जिप्सम बना देता है, जिससे कि वो जम जाएगा और वो हमारे काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसको एयर टाइट बर्तन में रखा जाता है। इसका अगला उपयोग भी देख लें। इनमें से जो उपयोग आपको लिखना हो, जो आपको इजी लगता है, वो लिख दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। पीओपी की बहुत सी मूर्तियां भी मिलती हैं, और जब गणेश पूजा या फिर दूसरे और त्यौहार आते हैं तो उस समय हम लोग कहते हैं कि पीओपी की बनी मूर्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति के लिए हानिकारक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट का सामान और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथीन। तो देखिए, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो हैं ये एल्केन ग्रुप के हैं, और एथीन एल्कीन के हैं। सजातीय श्रेणी हम लोग देखते हैं, सब कुछ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वीडियो अपलोड है। तो यदि इसे अच्छे से समझना होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से इनका संरचना सूत्र लिखते हैं। शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ कि जिनका भी देखिए, सबसे पहले तो ये याद करना होगा आपको, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। कम से कम 10 तक याद कर लीजिए कि यदि कार्बन की संख्या 1 है तो क्या कहलाएगा, मेथ कहलाएगा। 2 है तो एथ कहलाएगा। फिर एल्केन और एल्कीन, एल्काइन है तो एथ के साथ यदि कार्बन संख्या 2 का जो है एल्केन क्या होगा, एल्कीन क्या होगा, एल्काइन क्या होगा। ये सब चीजें आपको क्लियर करनी होगी पहले, बेसिक चीज। आज बात करूंगा एथेन कैसे। तो एथेन का एथ का मतलब कार्बन की संख्या 2 और एन लगा हुआ है, तो अर्थात एन में सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में इनमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो एथेन मतलब कार्बन संख्या 2, तो कार्बन संख्या 2 लिख देंगे। सी 2 बार लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है, हमको पता है। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में एक तो ये कंप्लीट हो गया है, अब 3 चाहिए, तो ये 3 यहाँ हाइड्रोजन आपको लगा देना। सबसे पहले सी बना लेना है, जितने भी सी हैं कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। उसके बाद जो भी बचता है वो आपको हाइड्रोजन लगा देना है, तो ये बन जाएगा एथेन। इसी तरीके से प्रोपेन में कार्बन की संख्या होती है 3, तो सबसे पहले 3 कार्बन लिखेंगे, एक दूसरे को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब तीनों कार्बन की जो संयोजकता है वो पूरी करनी है, तो एक संयोजकता तो इधर पूरी हो गई। अब 3 बचे तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन की संयोजकता 2 पूरी हो गई, एक इधर एक इधर। अब 2 चाहिए इसको, तो ये एक ये और एक ये, 4 हो गए टोटल। इस कार्बन की संयोजकता कितनी पूरी है, एक ये पूरी है, एक ये पूरी है। अब 2 चाहिए तो एक इधर और एक इधर, ये हाइड्रोजन आ गया, और एक इधर, तो ये 3। तो इस तरीके से प्रोपेन हो गया। ब्यूटेन में क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से कार्बन कार्बन सबसे पहले ये आप बना देंगे। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 होते हैं। प्रोपेन में 3 होते हैं, तो 4 कार्बन है, तो चारों कार्बन आपने यहाँ सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब चारों कार्बन की संयोजकता को पूरा करना है, किससे, हाइड्रोजन से। तो इस कार्बन को देखिए, तो इस कार्बन की संयोजकता 1 पूरी है, इधर 3 चाहिए, तो ये 3 हमने बना दिया। इसकी संयोजकता देखिए, एक इधर है, एक इधर पूरी है। 2 चाहिए तो 2 दे दिए हाइड्रोजन। यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 2 पूरी है, 2 चाहिए तो 2 दे दिए। अब इस कार्बन को देखिए, तो इस कार्बन की संयोजकता 1 इधर पूरी है, 3 चाहिए इसको हाइड्रोजन, 1 2 3, मतलब 4 संयोजकता इसकी हमको पूरी करनी है।
एथीन देखें तो एथीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एल्केन में सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन वाले ये तीन हो गए सिंगल बॉन्ड। एल्कीन क्या, ये किया आया एथीन। एथ का मतलब कार्बन की संख्या 2, तो कार्बन की संख्या 2 और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। और यहाँ अब इसकी संयोजकता देखिए पूरी करना है। कार्बन 2 हो गया इधर, अब 2 बचा, तो इस तरीके से लिखा जाता है। ये 2 ऐसे लिखा जाएगा HH, इधर भी कार्बन की संयोजकता 2 तो HH, तो कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड आ गया। अब एथीन के बाद यदि प्रोपीन ब्यूटीन का भी लिखना है तो ध्यान रखेंगे हर एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होगा, जो सबसे लास्ट वाला कार्बन होगा उसी में सिर्फ डबल बॉन्ड होगा। ये हो गया एथीन। इनका संरचना सूत्र आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला, निम्न यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इनका लिखना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले ये चीज देखना होगा कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो जैसे सबसे पहले लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी भी जानकारी होना है आपको जरूरी है। जैसे कार्बन हमको पता है कि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के बाह्यतम कोश को आप 4 इलेक्ट्रॉन जानते हैं, चतुस्संयोजी होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बाह्यतम कोश में। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होगा 6। तो देखिए दोनों मिलके अपना इनको अष्टक पूरा करना है। कार्बन को 4 चाहिए और ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 चाहिए। भाई कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करना है इसको, तो कितना चाहिए, 4 पहले से है, 4 और चाहिए, तो 8 हो गए। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने हैं, 6 हैं, इसको कितना चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, 6 है, 2 और चाहिए, तो 8 हो जाएंगे इसके पास। तो दोनों को अपना अष्टक पूर्ण करना है एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हुए। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। ये कार्बन बन गया, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ब्लैक डॉटेड हैं ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। अब इनको साझा करना है, तो ये कार्बन क्या करेगा, 4 चाहिए तो 2 लेगा ये वाले ऑक्सीजन से और 2 लेगा ये वाले ऑक्सीजन से। तो 2 इससे लिया, 2 इससे लिया। ये देखिए अब पहले ऑक्सीजन को देख लीजिए, ये ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं इधर। इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के 2 को साझा कर लेगा, तो ये देखिए इसका 8 पूरा हो गया। ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, साझा कर लेगा, तो इसके 8 पूरे हो गए। अब इस कार्बन को भी चाहिए 8, तो ये कार्बन क्या करेगा, इधर से 2 ले लेगा, इधर से 2 ले लेगा, तो ये दोनों मिला के इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है अष्टक पूरा करने के लिए इनका साझा है। मतलब ये देखिए इस तरीके से राउंड किया हुआ, तो इसका भी है ये और इसका भी है, दोनों का शेयर किया हुआ है, इसलिए इस तरीके से आपको इसको बनाना है। दूसरा H2O का देखें तो हमको पता है हाइड्रोजन 1, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी देखा हमने 6 होंगे, तो 2 और 2 4 हो गया। और इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन का है, और इधर भी 1 दे दिया। देखिए हाइड्रोजन का 1 है परमाणु क्रमांक, इसको भी अपना बाह्यतम कोश संतुष्ट करना है, तो इसको 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, साझा करेगा ऑक्सीजन से, और ये वाला भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से साझा करेगा, तो हो गया इसका कंप्लीट। और ऑक्सीजन को कितना चाहिए, ऑक्सीजन का 6 है बाह्यतम कोश में, इसको चाहिए 2, तो ये वाले हाइड्रोजन से ले लेगा, एक ये वाले हाइड्रोजन से ले लेगा, शेयर करेगा, ले लेगा नहीं शेयर करेगा, तो ये इनका तैयार हो जाएगा अष्टक। ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो गया और हाइड्रोजन का के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरीके से इनको साझा करना है। अगला देखें NH3 का। NH3 में क्या है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण करना है, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 5 है, 3 और चाहिए, तो ये तीनों कहाँ से लेगा, हाइड्रोजन से लेगा, एक ये हाइड्रोजन से, एक ये हाइड्रोजन से और एक ये हाइड्रोजन से।
और हाइड्रोजन को कितना चाहिए, हाइड्रोजन को एक और चाहिए, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से एक एक ले लेगा। जैसे अब देखिए, इस सबसे मेन चीज है कि आपको इसको किस तरीके से बनाना है। इसको ऐसे बनाना है कि दोनों के पास रहे। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का देख लीजिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन का, ये क्रॉस वाला ब्लू वाला, और ये रेड वाला नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के 2, 3, 4 और 5 हो गए बाह्यतम कोश में। अब हाइड्रोजन के साथ इसको साझा करना है, तो ये इसके हाइड्रोजन के पास, एक ये वाले हाइड्रोजन के पास, एक ये वाले हाइड्रोजन के पास। और नाइट्रोजन को तीनों हाइड्रोजन से चाहिए, तो ये तीनों हाइड्रोजन को नाइट्रोजन ने ले लिया। ये देखिए, इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। लास्ट है CH4 का। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, इसको हाइड्रोजन से मिलेंगे। और हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो किससे ले लेंगे, ये चारों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कार्बन से। दोनों के बीच में शेयरिंग हो गया, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप बना सकते हैं। ये जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखेंगे हमेशा दोनों के बीच में रहेगा, सिर्फ एक की तरफ नहीं रहेगा। जो शेयरिंग वाला है वो दोनों के साथ में रहेगा। ऐसा आप इसको सर्कल बनाएंगे कि आधा इसमें रहे और आधा इसमें रहे। तो सर्कल देख लें, सबसे पहले कार्बन ये बना दें, और इसके बाद इनको बना दें, और इनमें शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन रख दें कि किसके कितने शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे। ये प्रश्न है जो दिया गया। लास्ट में 2 न्यूमेरिकल प्रश्न दिए हुए हैं, तो न्यूमेरिकल इसमें मैंने नहीं बताया है, आपको यहाँ बताना ठीक नहीं लगा। इसके बाद जब न्यूमेरिकल की बात करेंगे हम आगे किसी वीडियो में, तो इन न्यूमेरिकल जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तब ये न्यूमेरिकल जो 2 क्वेश्चन है इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज ये क्वेश्चन हुए, और इस तरीके से ये जो पेपर था वो तैयार हो गया है आपका। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर से नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होऊंगा। आपका बहुत बहुत